हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। आप सभी नीट 2024 नीट 2025 एस्पायरेंट्स के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। नीट वाटिका आपके लिए लेकर आया है फ्री क्यूज, वो भी चैप्टर वाइज। आप सभी को जितने भी टेस्ट सीरीज मिलते होंगे, काफ़ी ऐसे टेस्ट सीरीज मिलते होंगे जो कि काफ़ी फ्री होते होंगे, पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि चैप्टर वाइज क्यूज या चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज आपको नहीं मिलता है। और ये स्टूडेंट की सबसे बड़ी वीकनेस होती है, क्योंकि उन्हें पता नहीं चलता है कि उनके चैप्टर वाइज कौन से चैप्टर स्ट्रांग है, कौन से चैप्टर वीक है। इसके लिए नीट वाटिका लेकर आया है चैप्टर वाइज क्यूज, जिसमें 15 क्वेश्चन होंगे, टोटल 15 क्वेश्चन होंगे। और ये मुश्किल से आप इसको सॉल्व करने में 5 से 7 मिनट लगेगा, और इससे आपको मालूम चल जाएगा कि आपका कौन सा चैप्टर स्ट्रांग है, कौन सा चैप्टर वीक है, ताकि आप उस चैप्टर को फिर से पढ़ के स्ट्रांग करके आप अपने स्कोर को बूस्ट कर सकते हैं। तो 5 से 7 मिनट का वीडियो होने वाला है, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और आप ये भी देखते रहिए कि आपका कितना क्वेश्चन सही होता है। ये क्वेश्चन का लेवल है फुल्ली एनसीईआरटी बेस्ड है, मतलब फुल्ली एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन इसमें रहने वाला है। तो आपका एनसीईआरटी बायोलॉजी में कितने कमांड है, इससे ये भी आपको मालूम चल जाएगा। और इसमें जो क्वेश्चन का लेवल है वो इजी टू मॉडरेट है, कोई भी क्वेश्चन टफ नहीं है। तो जितने इसमें 15 क्वेश्चन है, तो आप कोशिश कीजिएगा कि मिनिमम 13 या 14 आपका सही होना चाहिए। अगर आपका 13, 14 या 15 सही है आउट ऑफ 15, तो आपका ये चैप्टर स्ट्रॉन्ग है। तो ये फर्स्ट क्यूज में हम लोग बात करने वाले हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बारे में। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, इन ह्यूमन द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गैमीट इज कॉल्ड। पहला माइटोसिस, दूसरा मियोसिस, तीसरा फर्टिलाइजेशन, चौथा इम्प्लांटेशन। आपको पता है कि इम्प्लांटेशन जाइगोट जब यूटेरस के वाल में चिपक जाता है, इम्प्लांट हो जाता है, तो उसको इम्प्लांटेशन बोलते हैं। फर्टिलाइजेशन भी एग एवं स्पर्म का जो मिलना होता है उसको फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। तो इम्प्लांटेशन और फर्टिलाइजेशन तो बिल्कुल नहीं होगा। उसके बाद बचा माइटोसिस। माइटोसिस का आपको पता है कि जो भी गैमीट के फॉर्मेशन के प्रोसेस होते हैं, उसमें माइटोसिस का दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं होता है। तो ओनली एंड ओनली आंसर बचा आपका मियोसिस। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन इन मेल्स आर। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, इसका आंसर क्या होगा? पहला टेस्टिस, दूसरा ओवरीज, तीसरा यूटेरस, चौथा वेजिना। तो आपको पता है कि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन मेल्स में टेस्टिस होता है। ओवरीज, ये ओवरी जो है, ओवरी ये फीमेल में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है। यूटेरस एंड वेजिना फीमेल का सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन होता है। मेल का प्राइमरी सेक्स ऑर्गन टेस्टिस और फीमेल का प्राइमरी सेक्स ऑर्गन ओवरीज हो गया। अब तीसरा क्वेश्चन पे आते हैं, ये है द हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स इन मेल्स इज। जो मेल्स में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर को जो डेवलप करता है वो कौन सा हार्मोन है? ऑप्शन में है, पहला एफएसएच, दूसरा एलएच, तीसरा टेस्टोस्टेरोन, चौथा इस्ट्रोजन। आपको पता है कि जो इस्ट्रोजन होता है, इस्ट्रोजन ये फीमेल में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर को डेवलप करता है। इसका राइट आंसर होगा टेस्टोस्टेरोन, क्योंकि टेस्टोस्टेरोन ऐसा हार्मोन है जो कि मेल्स में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर को डेवलप करता है। एफएसएच एंड एलएच आंसर गलत है। चौथा क्वेश्चन की बात करें तो वो है द स्ट्रक्चर दैट कनेक्ट द टेस्टिस टू स्क्रोटम। द स्ट्रक्चर दैट कनेक्ट द टेस्टिस टू स्क्रोटम। स्क्रोटम से टेस्टिस को कौन सा स्ट्रक्चर कनेक्ट करता है? तो पहला ऑप्शन है वास डिफरेंस, दूसरा है एपिडिडाइमिस, तीसरा स्पर्मेटिक कॉर्ड, चौथा स्क्रोटम। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि टेस्टिस को स्क्रोटम से कौन कनेक्ट करता है? तो यहाँ स्क्रोटम को कनेक्ट ही करता है, तो मतलब स्क्रोटम तो पहले ही बाहर हो गया, स्क्रोटम होगा नहीं। दूसरा आपको ये भी आपको पता होगा, आप एनसीईआरटी पढ़े होंगे, तो जो वास डिफरेंस है और एपिडिडाइमिस है, ये टेस्टिस का ही पार्ट है। वास डिफरेंस एवं एपिडिडाइमिस ये टेस्टिस का पार्ट है, ये भी नहीं होगा। तो लास्ट में कौन बचा? स्पर्मेटिक कॉर्ड बता। तो आपका आंसर होगा स्पर्मेटिक कॉर्ड आंसर होगा। कितने सही हो रहे हैं आपको ये ध्यान में रखना है। लास्ट में आपको कमेंट करना है कि आउट ऑफ 15 आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। जिस स्टूडेंट का सबसे ज़्यादा आंसर सही होगा उसको नेक्स्ट क्यूज जो आने वाला है उसमें आपका नाम मेंशन होगा, ठीक है। चलिए पांचवा क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, वो है oogenesis differs from spermatogenesis in that। oogenesis differs from spermatogenesis in that। पहला ऑप्शन
ओनली वन पोलर बॉडी इज फॉर्म्ड इन oogenesis। दूसरा, ओनली 4 फंक्शनल गैमेट आर प्रोड्यूस्ड इन oogenesis। तीसरा, oogenesis इज कंटिन्यूअस थ्रू आउट लाइफ वाइल स्पर्मेटोजेनेसिस इज रेस्ट्रिक्टेड टू ए स्पेसिफिक पीरियड। पांचवा, oogonia डिवाइड माइटोटिकली टू प्रोड्यूस प्राइमरी oocyte। आप यहाँ पे सबसे लास्ट वाला ऑप्शन से देखना शुरू करते हैं, oogonia डिवाइड माइटोटिकली टू प्रोड्यूस प्राइमरी oocyte, आपको जो कि सरासर गलत है, क्योंकि oogonia म्यूटिक डिवीजन करके प्राइमरी oocyte में कन्वर्ट होता है। उसके बाद ऑप्शन सी जो है, oogenesis कंटिन्यूअस थ्रू आउट लाइफ। यहाँ पे आप ये भी देख सकते हैं कि जो oogenesis का प्रोसेस होता है फीमेल में थ्रू आउट लाइफ नहीं चलता है। जब फीमेल में एक बार चाइल्ड बर्थ हो जाता है उसके बाद कोई भी एक का फॉर्मेशन नहीं होता है, तो ये ऑप्शन भी गलत है। उसके बाद ओनली 4 फंक्शनल गैमेट आर प्रोड्यूस, ये भी गलत है क्योंकि फंक्शनल गैमेट एक ही बनता है। तो बचा कौन सा ऑप्शन, ओनली फर्स्ट ऑप्शन बचा, ओनली वन पोलर बॉडी इज फॉर्म्ड इन oogenesis, यही सही होगा। छठा क्वेश्चन पे आते हैं, ये है द मेंस्ट्रुअल साइकिल इज रेगुलेटेड बाय द इंटरप्ले ऑफ। द मेंस्ट्रुअल साइकिल इज रेगुलेटेड बाय द इंटरप्ले ऑफ। पहला LH FSH एंड LH। आपको पता है कि FSH एंड LH मेंस्ट्रुअल साइकिल में पार्टिसिपेट करता है, पर इसके साथ साथ और भी हार्मोन है जो पार्टिसिपेट करते हैं। दूसरा है एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन, यहाँ भी है एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन भी पार्टिसिपेट करते हैं, पर इसके साथ और भी हार्मोन पार्टिसिपेट करते हैं। तीसरा ऑक्सीटोसिन एंड प्रोलैक्टिन। आपको पता है ऑक्सीटोसिन प्रोलैक्टिन मेंस्ट्रुअल साइकिल में कोई भी रोल अदा नहीं करता है। ऑक्सीटोसिन क्या करता है, चाइल्ड बर्थ के टाइम पे यूटेरस को कॉन्ट्रैक्ट करता है। प्रोलैक्टिन क्या करता है, मिल्क प्रोडक्शन में हेल्प करता है। तो चौथा ऑप्शन है FSH LH एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन। तो ये आंसर होगा कंप्लीट। ये चारों हार्मोन जो है FSH हो गया, LH हो गया, एस्ट्रोजन हो गया, प्रोजेस्टेरोन हो गया, ये चारों हार्मोन मेंस्ट्रुअल साइकिल को रेगुलेट करता है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमन टाइपिकली अकर्स इन द, आपको सबको पता है ये NCERT का लाइन है, फैलोपियन ट्यूब में होता है फर्टिलाइजेशन। काफ़ी बच्चे यूटेरस से इसको कंफ्यूज कर जाते हैं। यूटेरस से कंफ्यूज क्यों कर जाते हैं, क्योंकि फैलोपियन ट्यूब भी यूटेरस का पार्ट है, लेकिन जब स्पेशली आपको फैलोपियन ट्यूब मेंशन हो तो आपको यूटेरस नहीं आंसर मानना है, ठीक है। बाकी ओवरी तो आपको पता ही है कि ओवरी से एक निकलता है, वेजिना में स्पर्म मतलब आउटर साइड से आता है, इंटरकोर्स के दौरान वेजिना में स्पर्म इजैकुलेट होता है और ओवरी से एग निकलता है, और ये मिलता कहाँ पे है, जाके फैलोपियन ट्यूब में। अगला क्वेश्चन है 8 क्वेश्चन, द ब्लास्टोसिस्ट इम्प्लांट इटसेल्फ इन द, जो जायगोट से बनता है एग एंड स्पर्म के मिलने के बाद जो जायगोट बनता है, जायगोट से फिर ब्लास्टोसिस्ट बनता है, वो कहाँ इम्प्लांट करता है। तो पहला ऑप्शन है इंडोमेट्रियम ऑफ द यूटेरस, दूसरा मायोमेट्रियम ऑफ द यूटेरस, तीसरा फैलोपियन ट्यूब, चौथा वेजिना। तो वेजिना तो यहाँ आपको डेफिनेटली गलत होगा क्योंकि वेजिना में तो स्पर्म एजुकुलेट होता है। फैलोपियन ट्यूब भी गलत है क्योंकि फैलोपियन ट्यूब में जस्ट फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन के बाद फैलोपियन ट्यूब से होते हुए एग, जैसे यूटेरस का ये पार्ट है तो ये फैलोपियन ट्यूब है, फैलोपियन ट्यूब से ये ऐसे आता है यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ पे यूटेरस के पार्ट में इम्प्लांट होता है। तो यूटेरस में भी 2 पार्ट होता है, एक बीच का मायोमेट्रियम होता है और आउटर साइड होता है इंडोमेट्रियम। तो मायोमेट्रियम आपको पता है कि मायोमेट्रियम में मसल्स के ग्रुप होते हैं, तो मसल्स में तो इम्प्लांट होगा नहीं, तो डेफिनेटली ये इंडोमेट्रियम में होता है। तो पहला ऑप्शन आपका सही है, इंडोमेट्रियम ऑफ द यूटेरस, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्लासेंटा इज फॉर्म बाय द कंट्रीब्यूशन ऑफ, सबसे पहले जान लेते हैं प्लेसेंटा करता क्या है। प्लेसेंटा क्या है, जो आपका डिफरेंट जो फीटस एवं मदर के बीच जो भी मटेरियल का ट्रांसपोर्ट होता है वो प्लेसेंटा करता है। वो क्यों बनता है, कौन बनाता है, तो पहला ऑप्शन है फीटल मेम्ब्रेन ओनली, दूसरा यूटेराइन वाल ओनली, चौथा बोथ फीटल मेम्ब्रेन एंड यूटेराइन वाल, और फिर लास्ट है एम्ब्रायो एंड यूटेराइन वाल। इसका आंसर होगा बोथ फीटल मेम्ब्रेन एंड यूटेराइन वाल, क्योंकि मदर एवं चाइल्ड दोनों के बीच मटेरियल को ट्रांसपोर्ट कौन करता है, प्लेसेंटा करता है। तो दोनों मिलके प्लेसेंटा का फॉर्मेशन करता है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10वां, द हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर मिल्क प्रोडक्शन इन पोस्टपार्टम इन मदर्स,
जो कि जो मदर्स में मिल्क प्रोड्यूस जो होता है वो कौन सा हार्मोन होता है, वो हार्मोन्स करता है ये प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन हार्मोन जो होता है वो मेमोरी ग्लैंड से मिल्क प्रोडक्शन में हेल्प करता है, ये मिल्क प्रोडक्शन को इन्फ्लुएंस करता है। जो एस्ट्रोजन हो गया, प्रोजेस्टेरॉन हो गया, ये सब मेंस्ट्रुअल साइकिल को रेगुलेट करता है। ऑक्सीटोसिन हो गया, ऑक्सीटोसिन आपको चाइल्ड बर्थ के दौरान यूटेरस को कंट्रैक्ट करता है। ओनली प्रोलैक्टिन है, प्रोलैक्टिन वो मिल्क प्रोडक्शन में इन्फ्लुएंस करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11th, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंक्शन ऑफ द प्लेसेंटा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंक्शन ऑफ प्लेसेंटा। प्लेसेंटा जो होता है मदर एंड चाइल्ड के बीच का जो बॉन्ड होता है, जो मटेरियल का ट्रांसपोर्ट होता है, तो कौन कौन सा काम प्लेसेंटा नहीं करता है। तो पहला है एक्सचेंज ऑफ गैसेज बिटवीन मदर एंड फीटस। आपको अच्छे से पता है कि मदर एंड फीटस के बीच जो गैस का एक्सचेंज होता है वो प्लेसेंटा ही करता है, क्योंकि जो चाइल्ड है, चाइल्ड पेट के अंदर है, तो पेट के अंदर तो वो सांस ले नहीं सकता है, क्योंकि सांस हवा वहाँ उसको मिल नहीं रही है। तो जो भी गैस उसको ऑक्सीजन लेना है, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ना है, वो तो प्लेसेंटा के थ्रू ही होगा। उसके बाद न्यूट्रिएंट, सेकेंड ऑप्शन है न्यूट्रिएंट एंड वेस्ट प्रोडक्ट एक्सचेंज बिटवीन मदर एंड फीटस। तो वो बच्चे पेट के अंदर है, तो जो उसे पोषण मिल रहा है वो भी तो उसे प्लेसेंटा के थ्रू ही मिल रहा है, तो ये ऑप्शन भी सही है। उसके बाद प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन्स, आप पढ़े होंगे एनसीईआरटी तो आपको पता होगा कि प्लेसेंटा हार्मोन भी प्रोडक्शन करता है। लास्ट ऑप्शन क्या है, प्रोटेक्शन ऑफ फीटस फ्रॉम मैकेनिकल शॉक। तो आपको पता है कि प्लेसेंटा ये जो मैकेनिकल शॉक है इससे नहीं बचाता है, ये तो ये ऑप्शन आपका राइट हो गया, क्योंकि बोला था विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंक्शन ऑफ प्लेसेंटा। तो प्लेसेंटा मैकेनिकल शॉक से नहीं बचाता है, तो ये डी ऑप्शन आपका सही हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। द प्रोसेस ऑफ चाइल्ड बर्थ इन्वॉल्व। चाइल्ड बर्थ का जो प्रोसेस होता है उसमें क्या क्या होता है। पहला डायलेशन ऑफ सर्विक्स ओनली। डायलेशन ऑफ सर्विक्स तो होता है, पर सिर्फ डायलेशन ऑफ सर्विक्स से चाइल्ड बर्थ नहीं होता है। उसके बाद एक्सपल्सन ऑफ फीटस ओनली। सिर्फ एक्सपल्सन ऑफ फीटस से नहीं होगा, क्योंकि सिर्फ एक्सपल्सन करोगे तो बच्चा दब जाएगा। उसके बाद ये सी एंड डी ऑप्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप पढ़िए ध्यान से देखिएगा। सी ऑप्शन है डायलेशन ऑफ द सर्विक्स फॉलोड बाय द एक्सपल्सन ऑफ फीटस एंड प्लेसेंटा। ये क्या बोला है, पहले सर्विक्स डायलेक्स होता है, फिर फीटस को बच्चा को एक्सपेल किया जाता है, उसके बाद प्लेसेंटा निकलता है। वहीं डी ऑप्शन क्या बोला है, डायलेशन ऑफ द सर्विक्स फॉलोड बाय एक्सपल्सन ऑफ द प्लेसेंटा देन फीटस। मतलब डी ऑप्शन बोला है कि पहले सर्विक्स डायलेक्स होता है, उसके बाद वो प्लेसेंटा को एक्सपेल करता है, देन फीटस निकलता है। तो आपको पता है कि सबसे पहले बच्चा निकलता है, उसके बाद प्लेसेंटा निकलता है, इसलिए डी ऑप्शन गलत है। पहले बच्चा निकलता है फिर प्लेसेंटा निकलता है, तो सी ऑप्शन सही है। अब आप देखते जाइए कि आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ है। जितना क्वेश्चन सही हुआ है आपको लास्ट में कमेंट करना है, जिसका जितना सही हो रहा है आपको लास्ट में कमेंट करना है। उसके बाद 13th क्वेश्चन है, द हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर यूटेराइन कंट्रैक्शन ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ। मतलब यूटेराइन कंट्रैक्शन में कौन सा हार्मोन प्ले करता है, तो वो इसका आंसर मैं पहले ही दे चुका हूँ। एस्ट्रोजन होगा नहीं, प्रोजेस्टेरॉन होगा नहीं, ऑक्सीटोसिन इसका आंसर होगा। प्रोलैक्टिन क्या करता है, प्रोलैक्टिन तो आपको पता है मिल्क सेक्रेशन करता है, तो इसका आंसर होगा ऑक्सीटोसिन। 14th क्वेश्चन हो गया, लैक्टेशन इज प्रोमोटेड बाय द हार्मोन। लैक्टेशन कौन सा हार्मोन करता है, इसका आंसर भी हम पहले ही ऑलरेडी देख चुके हैं। एस्ट्रोजन नहीं होगा, प्रोजेस्टेरॉन नहीं होगा, प्रोलैक्टिन इसका आंसर होगा लैक्टेशन का। ऑक्सीटोसिन भी इसका आंसर नहीं होगा। अब लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इससे पहले आपका जितना सही होगा उतना आप कमेंट कर दीजिए, आपको नेक्स्ट क्विज में आपका नाम लिया जाएगा। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, क्योंकि अब से सारे चैप्टर का चैप्टर वाइज आपका यहाँ पे क्यूज आने वाला है। और नीट एग्ज़ाम के रिलेटेड एप्लीकेशन फॉर्म, एग्ज़ाम डेट, सबके रिगार्डिंग यहाँ पे लेटेस्ट अपडेट आपको मिलेगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, विच कंट्रासेप्टिव मेथड वर्क्स बाय प्रिवेंटिंग ओव्यूलेशन। मतलब कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड जो यूज करते हैं मतलब चाइल्ड बर्थ को रोकने के लिए, उसमें ओव्यूलेशन को कौन सा रोकता है। तो पहला है ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव, दूसरा है इंट्रायूटेराइन डिवाइस, चौथा कॉन्डम, पांचवा वैसेक्टोमी। आपको पता है वैसेक्टोमी आप पढ़े होंगे, तो ये क्या करता है कि ओवरीज को एग को आने से रोक देता है। वासेक्टोमी में क्या करते हैं,
एग को या स्पर्म के रास्ता को ब्लॉक कर देते हैं। कंडोम क्या करता है, कंडोम भी आपका रास्ता को ब्लॉक करता है, यानी कि स्पर्म को वेजिना में इजैकुलेट नहीं होने देता, यानी कि ये पाथ को ब्लॉक करता है। दूसरा ऑप्शन है इंट्रायूटेराइन डिवाइस। इंट्रायूटेराइन डिवाइस जैसे आप पढ़ोगे कॉपर टी, कॉपर लूप, ये सब क्या करते हैं, या तो स्पर्म के मोर्टेलिटी रेट को बढ़ा देते हैं या रास्ता को रोक देते हैं, यानी कि ये भी बैरियर की तरह ही काम करता है, ये भी ओव्यूलेशन नहीं रोकता है। पहला ऑप्शन है ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव खाने के बाद ही ओव्यूलेशन रुक जाता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल का प्रोसेस चेंज हो जाता है, ओव्यूलेशन रुक जाता है, इस वजह से बच्चे पैदा नहीं होते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव। तो जो भी क्वेश्चन में इसके बाद भी आपको डाउट है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको इस क्यूज का PDF आंसर के सही चाहिए तो आप हमें इंस्टाग्राम पे भी कनेक्ट कर सकते हैं। इंस्टाग्राम ID डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, लिंक दिया हुआ है उसका, या फिर आपको डिस्प्ले पे भी इंस्टाग्राम ID दिख गया है, आप इंस्टाग्राम ID पे इसका PDF आप ले सकते हैं विथ आंसर्स। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और नेक्स्ट क्यूज जो होने वाला है वो होने वाला है प्लांट किंगडम पे, तो आप प्लांट किंगडम अच्छे से पढ़ लीजिए। अगले 2 दिन के बाद आपका प्लांट किंगडम पे भी क्यूज का वीडियो अपलोड हो जाएगा, फिर आप चेक कर लीजिएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।